हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस वीडियो में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, याद रखिए एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लोग धीरे धीरे टाइम के साथ अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद रखिए कि यहाँ बोला गया है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ में कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब आप जो ही बाहर से फोर्स अप्लाई कीजिएगा किसी बॉडी पे, वो बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, बराबर होगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को अभी नहीं सोचना, हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये सोचना है कि सोचिए मोमेंटम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोमेंटम जो होता है, आपने सुना होगा मोमेंटम इज इक्वल टू, हम लोग इसको p से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। सो p इज इक्वल टू एम भी, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं मास इनटू वेग इज कॉल्ड संवेग। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि नेट एफ एक्सटर्नल जो होता है, एफ एक्सटर्नल बाहर का फोर्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। लेकिन हम लोग अभी इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हम लोग के अभी समझ में नहीं आएगी। हम लोग को सिंपल साइज का फॉर्म यूज़ करना है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लिया जाए, इसको थोड़ा ड्राइव कर लिया जाए। तो एफ एक्सटर्नल को हम लोग यही बोल सकते हैं कि आपका डी बाई डी टी ऑफ एम भी, डी टी ऑफ क्या हो गया, एम भी। अब देखिए होता क्या है कि आपने सुना होगा कि कोई भी अगर दो चीज़ें वेरिएबल हो, अगर मास यहाँ वेरिएबल हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो, अगर दो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, दो फंक्शन क्या हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको डिफरेंशिएट अल्टरनेट कर कर किया जाता है। तो अल्टरनेट कर कर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मास ही वेरिएबल हो, तो अल्टरनेटिवली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो डी एम बाई डी टी इंटू वी, इसको लिख सकते हैं, प्लस आप एम को इस बार छोड़िए और लिखिए फिर डी वी बाई डी टी। तो ये आपका एक फॉर्म हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू बोल सकते हैं, इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू वी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी बाई टी, इट्स ए, सो इट्स एम में। तो दिस is the detailed form of Newton's second law and valid for variable mass system. वेरिएबल मास सिस्टम, हम लोग इसको इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम लोग को इस पर फोकस नहीं करना है। वेरिएबल मास सिस्टम कहने का मतलब, मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा हो, उससे सैंड जो है लीक हो रहा हो, सैंड धीरे धीरे बाहर गिर रहा हो, ये बोलिए कि रॉकेट जो है परफेक्ट एग्जांपल है वेरिएबल मास सिस्टम का। तो वैसे केसेस में हम लोग न्यूटन्स के इस लॉ को लगाते हैं, सेकेंड लॉ को इस फॉर्म में लगाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि इफ़ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपका मास कांस्टेंट, जो कि अभी हम लोग यही पढ़ना है, हम लोग को सिंपल याद रखना है, तो अगर मास कांस्टेंट तो आपका डी एम बाई टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी एम बाई डी टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं इस केस में कि जो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा वो आपका फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया, तो एम इंटू ए बोल सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द कांस्टेंट मास सिस्टम। और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, लैंग्वेज में ऐसे याद रखना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, और एक और मैं आपको आगे यूज करने वाला हूं, एक और तरीका आपको याद रखना है कि नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग फोर्स को लिखें तो एक्स डायरेक्शन में लिखें, तो ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स आई कैप
प्लस एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई क्या लिख सकते हैं, जे कैप प्लस सॉरी ए जेड के कैप। तो यहाँ से हम लोग आई और आई को इक्वलाइज करें, अगर हम लोग आई और आई को इक्वलाइज करें तो हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं कि जो एफ वाई होगा होगा एम ए वाई, और यही बोल सकते हैं कि जो एफ जेड होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एम ए जेड। अब इसको इतना तो हम लोग को सोचना नहीं है, हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे कुछ पढ़ेंगे कि नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन is equal to mass into acceleration in that direction। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो इस बात को हम लोग याद रखें कि नेट फोर्स इन डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। ये सबसे आसान है चीज़ों को लिखने का, फॉर्मूले को लिखने का। तो याद रखिए कि इस बात को गांठ बांध लीजिए, मतलब आप बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये अगर न्यूटन सेकेंड लॉ, आपको इतना बात याद रखना है सेकेंड लॉ में। अब आगे आते हैं हम लोग थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में क्या लिखा हुआ है कि सिंपल सी बात है, आपको ही पता होगा कि हम लोग थर्ड लॉ को डिफाइन करते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप भी जानते हैं कि जब भी हम लोग एक्शन करते हैं तो हम लोग को रिएक्शन मिलता ही है। तो आपसे पूछा जाए कि बेसिकली ये इस तरह से बोलना चाह रहा है कि हम लोग, अगर आपको समझाने के लिए मैं अगर एग्जांपल लूँ तो सिंपल एग्जांपल ये मैं बोल सकता हूँ कि मान लिया जाए कि ये दीवार हो गया, ठीक है। तो ये दीवार हो गया और ये आप है, इस दीवार को पुश कर रहे हैं। तो आप दीवार को अगर इस डायरेक्शन में पुश करें, आप दीवार को किधर पुश कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो दीवार आपको गारंटी है कि लेफ्ट डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से पुश करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानते हैं, जहां हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो डिटेल में ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा, जो ग्राउंड है इस ब्लॉक को, वो कितने से पुश कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा नॉर्मल से, एन से, ठीक है। और इस पे एक और फोर्स लग रहा होगा एम जी, एक और फोर्स क्या लग रहा होगा, एम जी। तो देखिए, सबसे पहला मिस्टेक यहाँ क्या होता है, मैं गारंटी बोलता हूँ कि 99% जो लोग होते हैं इसको बोलते हैं क्या, कि नॉर्मल और एमजी क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल एमजी क्या है, बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन, कभी भी आर नॉट एक्शन रिएक्शन। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब दोनों में तो बोलिए कि तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है कहाँ पर, हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप एक्शन देखना चाहते हैं तो इस ब्लॉक को अकेला रखिए, और जो ग्राउंड इमेजिन कीजिए, ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ, तो ऑब्वियसली ग्राउंड इसको ऊपर पुश कर रहा होगा, इस ग्राउंड से क्या कर, तभी वो ग्राउंड पे टिका हुआ है। तो साथ ही साथ आप ये भी तो इमेजिन कीजिए कि आप जो ब्लॉक इस ग्राउंड पे रखे, मतलब कि टेबल पे रखे हुए हैं, तो टेबल को जो है ये ब्लॉक नीचे की तरफ भी तो पुश कर रहा है। जिस तरह से टेबल, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप इसको ब्लॉक नहीं, आप खुद को मानिए, आप अपने हाथ को टेबल पे रखे हुए हैं और टेबल को प्रेस करें नीचे की तरफ। तो अगर आप टेबल को प्रेस कीजिएगा तो आप सपोज कीजिए एक्शन कर रहे हैं, तो ये आप टेबल को नीचे प्रेस कर रहे हैं, तो और टेबल के आप रिटर्न में आपको क्या कर रहा है, टेबल आपको प्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एन जितना ग्राउंड लगाएगा इस ब्लॉक पे, उतना ही ये ब्लॉक क्या लगाएगा, ग्राउंड पे। इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलते हैं।
अब बोलिए कि किसको एक्शन बोल सकते हैं, किसको रिएक्शन, तो ये बता दूँ किसी को भी आप एक्शन बोलिए, किसी को भी रिएक्शन, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इसको एक्शन बोलना है, इसको रिएक्शन। तो यही बता दे रहा हूँ पहले ही मैं बात। तो इस दोनों को हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन के कुछ नेचर होते हैं, उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। एमजी जो है कभी एक्शन रिएक्शन नहीं होता। अगर आपको जानना है कि तो एमजी कहाँ गया, मतलब अगर एमजी लग रहा है इस ब्लॉक पे, एमजी एक फोर्स लग रहा है, तो एमजी का रिएक्शन कहाँ गया, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बड़े लेवल पे इमेजिन करना होगा टू फिगर आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पूरा अर्थ को इमेजिन करना होगा। आप अर्थ पे इस ब्लॉक को अगर लगाते हैं तो अर्थ जो है ब्लॉक को खींचता है एमजी की तरफ से। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये ब्लॉक भी अर्थ को एमजी की तरफ से खींचता है, एमजी फोर्स उतने ही फोर्स से खींचता है। आप इसको अर्थ के अगर ऊपर भी रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ के कांटेक्ट में रखना है, क्योंकि ये फील्ड फोर्स है, तो एमजी अगर यहाँ लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो अर्थ पे भी क्या लगेगा, एमजी लगेगा। लेकिन बोलिए कि तो अर्थ क्यों नहीं मूव करता है, क्योंकि अर्थ हैवी है। ऐसा नहीं कि आप अर्थ को ही मूव करवा दें। आप अगर हाथी को खींचेगा तो हाथी तो आपको खींच लेते हैं, लेकिन आपके हाथी को खींचते हैं, बिल्कुल नहीं खींचते हैं, क्योंकि हाथी के पास ज़्यादा फोर्स है। तो ऐसी बात है कि अर्थ ज़्यादा हैवी है तो अर्थ नहीं मूव करता है, लेकिन हाँ ये ब्लॉक मूव करते हुए दिखता है। तो एन एंड एम जी इज़ नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो इसी पे मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बोथ हैव सेम नेचर। नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कैपिटल आर पे आप हंगामा नहीं खड़ा कीजिए। तो बोथ हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ हैव सेम नेचर। दोनों का नेचर क्या होता है, सेम। एमजी और नॉर्मल का नेचर अलग अलग है। नॉर्मल जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, एमजी ग्रेविटेशनल नेचर में है। एक्ट्स एट द सेम टाइम, एक्ट्स एट द सेम टाइम। आगे मैं बोलूँ एक्ट्स एट द सेम टाइम, सॉरी हो गया वो, तो हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम लोग एक्शन एक्शन फोर्सेस बोलते हैं। चलिए, तो हाँ अब आपसे पूछा जाए जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस कि आप बोलेंगे कि कौन न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आप बोलें कि महात्मा गांधी न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये बिल्कुल गलत बात है कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि आपको पता है वो रीज़न। लेकिन अगर मैं आपसे बता दूं कि सपोज़ कीजिए कि दो आदमी है, ठीक है, तो दो आदमी है, तो मान लिया जाए कि ये महात्मा गांधी के हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करता और ये बोलता है कि अगर मेरे को आप मारेंगे तो मैं भी आपको मारूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि इस केस में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। जस्ट एज ए जोक, इस केस में भी मैं बोलूँगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अगर एक्शन एक्शन वो अप्लाई करता है तब भी। क्यों? बहुत दो कारण है। एक तो कि ज़रूरी नहीं है कि ये जितने फोर्स से आपको मारे उतनी ही फोर्स से आप इसको मारे। तो उस कारण से दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना होता है आपका, तो उस कारण से एक आपका ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दूसरा बात, तो आप इसको अगर फॉलो करवा लेते हैं, सपोज कीजिए कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं उसको उतने ही जोर से मारूंगा जितना वो आपको, जितने जोर से वो आपको मारेगा, तो चलिए उसको आप फॉलो करवा लिए। तो फिर आप बोलेंगे क्या कि फिर भी ये फॉलो, मैं पढ़ रहा हूँ कि फिर भी ये फॉलो नहीं करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ को। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इट्स जस्ट अ जोक। मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर आप दोनों क्या बोलते हैं कि नहीं मैं उसको उतने ही जोर से मारूंगा जितने जोर से वो मेरे को मारेगा, मैं बोलूँगा कि फिर भी आप न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो होता है सेम टाइम पे एक्ट नहीं हो रहा है। दोनों का जो फोर्स है, आप जब उसको, वो जब आपको मार रहा है और आप जब उसको मार रहे हैं, तो दोनों घटना जो है एक साथ नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पेयर नहीं बोलेंगे। हाँ अगर बाय द वे कोइंसिडेंस आप ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो चलाए आप चला दिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर हो सकता है, जस्ट अ जोक। लेकिन इस कारण से
हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको न्यूटन्स फॉर थर्ड लॉ का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं ले सकते इस सिचुएशन को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एफबीडी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।